दोस्तों, क्या भारत में अब शरीयत कानून की विदाई होने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोदी सरकार और योगी सरकार से मांगी गई स्पष्टता के बाद देश में यह चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि शरीयत कानून अब खतरे में है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई मौजूदा केंद्र सरकार के पास इतना संवैधानिक अधिकार है कि वो शरीयत कानून को खत्म कर सके? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हालिया नोटिस के बाद ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी बहसों तक हर जगह यही चर्चा है कि क्या ये मामला सिर्फ नियम और प्रक्रिया से जुड़ा है या फिर इसके जरिए भारत की पर्सनल लॉ व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि अगर शरीयत लागू होती है तो उसके नियम कहां लिखें, उसका फॉर्मेट क्या है और उसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, तभी से ये बहस शुरू हो गई कि क्या अब पहली बार अदालत ने शरीयत कानून की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यही वजह है कि आज लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये केवल एक कानूनी स्पष्टता का मामला है या फिर ये उस प्रक्रिया की शुरुआत है जिसके जरिए देश में शरीयत कानून की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, इन तमाम सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको इसके हर पॉइंट को समझाएंगे कि आखिर मामला क्या था, क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हाल ही में एक ऐसा मामला आया जिसने इन सभी सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया। यह मामला शरीयत कानून से जुड़ा हुआ है। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य कानून केस लगता है, लेकिन असल में ये भारत की कानूनी व्यवस्था, सेकुलर सोच और समान नागरिक अधिकारों से जुड़े एक बहुत बड़े और संवेदनशील मुद्दे को सामने लेकर आया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। कोर्ट ने सीधे सरकारों से पूछा है, अगर शरीयत लागू है तो उसे लिखिए, परिभाषित कीजिए और साफ बताइए, क्योंकि कानून अंधेरे में नहीं, नियमों और स्पष्टता के साथ चलता है। इसका असर समाज, राजनीति और देश की भविष्य की कानूनी दिशा तक जाता है। यही वजह है कि इसे एक साधारण केस मानना भूल होगी, क्योंकि असल में यह एक मुद्दा है जिसे छेड़ते ही कई दशकों से दबे हुए सवाल एक एक करके सामने आने लगते हैं। और दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की खास बात यही है कि वो सवाल वही पूछता है जहां अब तक कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बहुत ही सीधी और गंभीर बात कही। कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मौजूद है, हम ये भी जानते हैं कि कानून में लिखा है कि मुसलमानों पर शरीयत लागू होगी, लेकिन सवाल यह है कि शरीयत के नियम क्या है, शरीयत लागू कैसे होगी, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका लिखित ढांचा कहां है, आपने उसके रूल्स क्यों नहीं बनाए। यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि अगर कोई कानून लागू होता है तो उसके नियम भी होने चाहिए। केवल यह लिख देना कि शरीयत लागू होगी यह काफी नहीं है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि कानून को सेकुलर तरीके से लागू करना पड़ेगा। अब यही से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मामला मुसलमान का है और वो कहता है कि ये मेरा पर्सनल लॉ है, तो फिर सेकुलर तरीका कैसे लागू हो? यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। आज देश में एक बड़ा विवाद यही है कि मुसलमान बार बार कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मामला है, हमारा पर्सनल लॉ है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि पर्सनल क्या होता है? जब एक कानून पूरे समाज पर असर डालता है तो वो पर्सनल कैसे रह जाता है? अगर कोई समाज अपने लिए अलग नियम मांगता है तो ये बताना पड़ेगा कि वो समाज बाकी समाज से कैसे अलग है। अब सवाल उठता है कि शरीयत आई कहां से, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कैसे आया और आज जो शरीयत लागू हो रही है आखिर उसका असली फॉर्मेट क्या है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में बस इतना लिखा है कि मुसलमान शरीयत से गवर्न होंगे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि शरीयत है क्या। कानून यही कहता है कि अगर कोई मुसलमान चाहता है कि वो शरीयत से गवर्न हो तो उसे एक डिक्लेरेशन देना होगा, यानी लिखित रूप से बताना होगा कि वो शरीयत लागू करवाना चाहता है। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता है तो उस पर सेकुलर कानून लागू होगा, जैसे इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 या मैरिज से जुड़े सामान्य कानून। दोस्तों, यह भी समझना बेहद जरूरी है कि जब शरीयत लागू की गई उससे पहले भी भारत में सेक्सेशनल यानी शादी और विरासत को लेकर सेकुलर कानून मौजूद थे। जो दोस्त हमारे सेक्सेशन नहीं जानते या वाकिफ नहीं है, उनके लिए बताता हूं
कि सक्सेशन का मतलब होता है विरासत, यानी किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी जायदाद, संपत्ति, पैसा, जमीन, घर, बैंक बैलेंस वगैरह किससे मिलेगा, ये तय करने की प्रक्रिया को सक्सेशन कहा जाता है। और भी आसान तरीके से आपको समझाते हैं, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसकी संपत्ति पर किसका हक होगा, यही सक्सेशन है। कानून में सक्सेशन दो तरह से होता है, एक वसीयत के जरिए, जिसमें अगर व्यक्ति ने जिंदा रहते हुए लिखकर बता दिया हो कि उसकी संपत्ति किसे मिलेगी, और दूसरा कानून के जरिए, जिसमें अगर वसीयत नहीं है तो फिर कानून तय करता है कि पत्नी, बेटे, बेटियां या अन्य रिश्तेदारों में संपत्ति कैसे बांटी जाएगी। इसलिए जब कोर्ट कहता है कि सक्सेशन का मामला है तो उसका सीधा मतलब होता है यह मामला विरासत और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अंग्रेजों के समय से ही ऐसे कानून बने हुए थे जो हिंदू, मुसलमान सभी पर लागू होते थे। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कानून सब पर एक जैसा था तो फिर अलग अलग लॉ और शरीयत लॉ क्यों लाए गए। हालांकि इसका जवाब इतिहास में है। 1905 के आंदोलन के बाद अंग्रेजों को लगा कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे तो वो मिलकर आजादी की लड़ाई को और तेज कर देंगे। इसलिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग पहचान देने की कोशिश की। इसी सोच के तहत शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लाया गया ताकि मुसलमान एक अलग पहचान में बंधे रहे। दोस्तों, शरीयत एक्ट में कुल मिलाकर कुछ ही धाराएं हैं। यह कहता है कि ये कानून मुसलमानों पर लागू होगा और ये पूरे देश में लागू होगा और मुसलमान शरीयत से गवर्न होंगे, लेकिन ये कहीं नहीं बताता कि शरीयत के नियम क्या है। यही वजह है कि आज हर कोई अपनी अपनी व्याख्या करता है। कोई कुरान को मानता है, कोई हदीस को, कोई सुन्नत को, कोई कयास को। हर फिक्रा अपनी अलग अलग समझ लेकर आता है। नतीजा ये होता है कि हर मुद्दा कोर्ट तक पहुंचता है। कभी ट्रिपल तलाक पर बहस होती है, कभी विरासत पर होती है, कभी शादी पर, कभी मेंटेनेंस पर। अब जिस केस की वजह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा वो वसीयत यानी विल से जुड़ा है। एक महिला ने अपनी संपत्ति किसी को देने के लिए वसीयत लिखी। ये वसीयत चैलेंज हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा कि उसमें ये साफ नहीं लिखा कि वो शरीयत से गवर्न होना चाहती है। गवाह भी मुकर गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जब डिक्लेरेशन ही नहीं है तो शरीयत लागू नहीं होगी। ऐसे में मामला इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत चलेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि शरीयत लागू होगी तो हमें बताइए कि शरीयत है क्या, उसके नियम कौन बनाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शादी, तलाक, विरासत, गार्जियनशिप, अडॉप्शन और मेंटेनेंस यानी इन सब पर स्पष्ट कानून बनाए। कोर्ट ने साफ कहा कि जैसे हिंदू कानून को कॉडिफाई किया गया है वैसे ही मुस्लिम कानून का भी कॉडिफिकेशन होना चाहिए। आज हालात ये है कि मुसलमानों में भी एक नहीं दर्जनों फिरके हैं। सुन्नी, शिया, दाऊदी बोहरा, आगाजी खानी और इसके अंदर भी अलग अलग स्कूल हैं। एक दूसरे से शादी तक नहीं होती। पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया था कि इस्लाम की एक परिभाषा पर कोई सहमत नहीं। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर शरीयत लागू करनी है तो उसका लिखित, स्पष्ट और समान कानून बताइए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार क्या जवाब देती है। यह मामला केवल एक केस नहीं दोस्तों, ये भारत के भविष्य के लिए एक मौका है, या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने का या फिर कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ को स्पष्ट और कोडिफाई करने का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाकई एक नया दरवाजा खोला है। अब देखना यह होगा कि देश इस मौके को कैसे लेता है। दोस्तों, मेरी राय में यह मामला किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून की स्पष्टता और न्याय की बुनियाद जरूरत से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए हमारा पहला सवाल था कि क्या भारत में अब शरीयत कानून की विदाई होने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि शरीयत खत्म होनी चाहिए, बल्कि ये पूछ रहा है कि अगर कोई कानून लागू है तो वो साफ, लिखित और सबके लिए समझने योग्य क्यों नहीं। और दोस्तों, कानून आस्था से नहीं, नियमों से चलता है। और जो हमारा सबसे अहम सवाल था कि क्या वाकई मौजूदा केंद्र सरकार के पास इतना संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने शरीयत कानून को खत्म कर सके, तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। केंद्र सरकार के पास संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सीधे शरीयत खत्म कर दी ऐसा कहना ना तो आसान है। भारत में जो शरीयत कानून कहा जाता है वो कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है। ये एक संसदीय कानून है
मैंने पहले भी बताया आपको कि जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और जो कानून संसद ने बनाया उसे संसद बदल भी सकती है या रद्द भी कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 44 साफ कहता है कि देश में भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास किया जाएगा। यानी संविधान खुद ये मानता है कि अलग अलग पर्सनल लॉ हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन एक अहम बात और है, सरकार सीधे ये नहीं कह सकती कि धार्मिक आस्थाएं खत्म कर दी जाए। ये सिर्फ इतना ही कह सकती है कि कानूनी रूप से लागू पर्सनल लॉ को संशोधित, सीमित या प्रतिस्थापित कर दे, जैसा कि ट्रिपल तलाक के मामले में हो। इसलिए अगर मोदी सरकार चाहे तो 3 रास्ते हैं। पहला, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में संशोधन। दूसरा, शरीयत से जुड़े विषयों का कॉडिफिकेशन। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर, जिससे सभी पर्सनल लॉ अपने आप अप्रभावी हो जाएंगे। लेकिन हर कदम से सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा होगी, संविधान की कसौटी होगी और सामाजिक संतुलन भी देखना पड़ेगा। इसलिए निष्कर्ष ये है, सरकार के पास अधिकार है, लेकिन फैसला कोर्ट, संसद और संविधान तीनों के संतुलन से ही होगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस इतना अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे सरकार से ये पूछ रहा है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, स्पष्ट कानून की तरफ या लगातार भ्रम की तरफ। इसलिए अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शरीयत कानून अब खतरे में, लेकिन मैंने आपको जो बताया उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, सबको न्याय पाने का अधिकार है। जब तक नियम अस्पष्ट रहेंगे तब तक विवाद बार बार अदालतों में आएंगे और समाज में भ्रम बना रहेगा। आज जरूरत इस बात की है कि या तो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, या फिर जो भी पर्सनल लॉ है उन्हें पूरी तरह से कोडिफाइड, स्पष्ट और संविधान के दायरे में लाया जाए। अगर इस प्रक्रिया को राजनीति से ऊपर उठकर न्याय और समानता के नजरिए से देखा गया तो ये विवाद नहीं बल्कि भारत के लिए एक अवसर साबित हो सकता है। ऐसा अवसर जहां कानून मजबूत होगा और नागरिकों का भरोसा और गहरा होगा। दोस्तों, बाकी आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर दें, और जो हमारे भाई बहन शरीयत कानून से आते हैं वे भी अपनी राय रखें कि आखिर सरकार को आगे क्या कदम लेना चाहिए, सरकार को जिस आधार पर यह जवाब देना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपका जवाब इस मुद्दे पर बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर दें। तो यही था आज का हमारा खास सेगमेंट का अध्याय। अभी के लिए नमस्कार।